आपका स्वागत है सर्वोच्च क्लासेस में। मैं श्याम कृष्ण यादव। हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं आपको नाउन के बाद। प्रोनाउन की डेफिनेशंस के बाद हमने आपको उसकी काइंड्स से बताए और इसी दरमियान हमने आपको इट का प्रयोग शुरू किया है। हम समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम बहुत डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं और हमारी वीडियोस को आप पसंद कर रहे होंगे। खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बेटा बढ़ाओगे तो बात बहुत बनेगी। इसलिए कि मैं बहुत संकल्प के साथ आया हूँ वीडियो में। पहले तो हमको इस सब में विश्वास नहीं रहा करता था, लेकिन अब ये लगता है कि हम आपके करीब होकर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। और हमने अब तक तमाम PCSJ वगैरह में, HJS में जजेस बनाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन अब हम समझते हैं बड़े पैमाने पर इसको मैंने शुरू करने के आशय से यह काम किया है और इसी उम्मीद से आई एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समस्याएं जो भी होंगी हम उसका आपको निदान करेंगे, ये मेरा वायदा है। चलिए हम आज आपको इट का जे वाला प्रयोग बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिनोट सर्टेन एक्शंस ऑफ एनी टेंस इट कम्स एज ए सब्जेक्ट। किसी भी कार्यवाही, कार्यशैली को व्यक्त करने में, जैसे आप बैठे हैं, अरे भाई उबल रहा है। अब उबल रहा है तो दूध न कह करके, चावल न कह के, सब्जी न कह करके इट से ही काम चला लेते हैं। इट इज़ बॉइलिंग, तो दैट इज़ इन कंटिन्यूस फॉर्म। ख़त्म हो गया है, इट हैज़ कम टू एन एंड, इट हैज़ सीज्ड। तो in order to denote certain actions of any tense, it comes as a subject. In practical life, there are many instances where a certain course of action is going on. It may be in any tense, that is immaterial. कोई भी कार्यशैली, कार्यविधि हो रही है, वो किसी भी टेंस में हो सकती है। उसको व्यक्त करने में इट को कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। हम ये बात आपको बता रहे हैं, इस पर गौर करें। वो क्रिया चाहे किसी भी टेंस में हो, इससे कोई मतलब नहीं। ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म होता है, इट कम्स टू एन एंड, हम कहते ही हैं। तो इसी आशय से हमने देखिए पहचान, आपको पहचान मैंने देना शुरू कर दिया है। अब आपको टेंस के बाद तो हम पहचान बहुत ज़बरदस्त देंगे। अभी हम बोलते हैं आप इसी तरह से हैं, किसी कार्यवाही, कार्यशैली के संबंध में यह का प्रयोग करते हैं। अरे भाई देखो यह उबल रहा है, ये उबल रहा है। दूध नहीं कहते, पानी नहीं कहते, कहते हैं यह उबल रहा है। ये यहाँ कोई भी टेंस हो सकता है, रहा, रहे, रही भी हो सकता है, एडजेक्टिव है। और इसको आप यहाँ क्रिया में लिख लें। रहा, रहे, रही किसी भी टेंस में हो सकता है। तो ये यह के बाद इस कार्रवाई का आशय होता है। इसको कहा नहीं जाता है। इट का प्रयोग आया तो हम दोबारा उसमें मिल्क नहीं कहेंगे, वाटर नहीं कहेंगे। यह फड़फड़ा रहा है, इट इज़ स्प्लटरिंग। इंजन शोर कर रहा है, उसको स्प्लटरिंग कहते हैं। बहुत अच्छी अंग्रेजी है, स्प्लटर। और यहाँ एडजेक्टिव या क्रिया जो भी टेंस होगा, रहा, रहे, रही हो, है, था, थे, थी, या क्रिया में गागे भी हो सकता है। और ये सूत्र होता है, देखिए गलत हो गया जो है। अब जैसे इट वॉज, हैज़ भी आ सकता है, इसे हमने डॉट डॉट कर दिया है। ये कोई भी हो सकती है सहायक क्रिया। लेकिन अगर एडजेक्टिव आता है, जैसे ये नीला हो गया है, इट हैज़ बिकम ब्लू, तो ये इज़, वॉज, हैज़, हैव, विल जो भी लग जाएगा। अगर वर्ब होगा तो अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ लगा देंगे, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लेंगे। जैसे ये नीला है तो इट इज़ ब्लू, ब्लू एडजेक्टिव हो गया। अब ये जैसे उदाहरण है, यह विचाराधीन है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन,
इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। यह पंख फड़फड़ा रही, अब ये सत्ता जो है, कार्रवाई सत्ता जो भी है, चिड़िया की भी हो सकता है, तो इट इज़ फ्लटरिंग इट्स विंग्स। यह स्थिर हो रहा है, यह स्थिर हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कॉन्स्टेंट स्टैटिक। तो अब आपने देखा इसके बाद यहाँ गेटिंग लगा, ये एडजेक्टिव है, ये अवस्था सूचक है। गेटिंग, बिकमिंग, कोई भी वर्ब हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का आशय है हम जब उस सत्ता को उल्लेख नहीं करते, उस कार्रवाई का उल्लेख नहीं करते, तो इट का ही प्रयोग करते हैं हम। जब स्पोकन इंग्लिश में भी होता है ये, और तमाम जगह देखा जाता है, लेकिन ये जानकारी अच्छी है, इसको आपको रखना चाहिए। अब के वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट टाइम्स वी होल्ड, अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भूतकाल की जानकारी, प्रेक्षण या हमारे अनुभवजन्य ज्ञान को परसेप्शन कहते हैं बेटा। तो हम उस अनुभवजन्य ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रेक्षण के माध्यम से वर्तमान में हम अपनी समीक्षा करते हैं कि मेरी जानकारी में ऐसी बात आई है, मेरे प्रेक्षण में ये बात आई है, या फला के जानकारी में ये बात आई। तो इस तरह के वाक्य को बोलने में हम इट का प्रयोग करते हैं, और हम आपको समझा रहे इस बात को इंग्लिश में पहले। एट टाइम्स वी होल्ड आवर व्यूज़ ओपिनियन पर्टेनिंग टू एनी फैक्ट और कंक्लूजन। किसी भी तथ्य, निष्कर्ष के संबंध में हम अपने विचार, दृष्टिकोण हम रखते हैं, जो कि बीइंग गार्नर्ड, जो कि धीरे धीरे हमारे पास संग्रहित। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है गार्नर्ड। कलेक्ट, गैदर, गार्नर, वस्तुओं का कलेक्शन, संग्रह, व्यक्तियों का संग्रह, गैदर, इसी से गैदरिंग बनी हुई है। और जब हम कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं तो गार्नर कहते हैं। धान है, गेहूं है, काट करके रखते हैं, उसको गार्नरिंग कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो उसी आशय से बहुत अच्छी अंग्रेजी है, एज बीइंग गार्नर्ड, जो संग्रहित हुई है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रॉम आवर परसेप्शन, हमारे अनुभवजन्य ज्ञान से, हमारे प्रेक्षण से आदि। और ऐसे मामले में वी यूज़ इट एज सब्जेक्ट, ऐसे मामले में हम कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं फॉर, क्योंकि सच व्यूज़ इन द प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें क्लॉज जरूर होगा। जो हम समीक्षा करते हैं, जो तथ्य वाली बात होती है, वो दैट के बाद लगाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में हमको कहना ही पड़ेगा कि मेरी जानकारी में आई है, मेरे संज्ञान में आया है, इट हैज़ कम टू माई नॉलेज, इट हैज़ कम टू माई ऑब्जर्वेशन, इट हैज़ कम टू माई परसेप्शन। सो दैट इज़ एसेंशियल, इसको तो कहना ही कहना है। तो अब यहाँ पर जो बाद वाला भाग है, दैट के बाद वाला, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और वही फैक्चुअल पार्ट है, वही तथ्यगत भाग है, और उसके पूर्व हमेशा दैट का प्रयोग होता है, जो कि कंजंक्शन है। सामान्य तौर पर एक बात यह जान लीजिए कि सच एन एस्टिमेट इज़ मेड इन द प्रेजेंट परफेक्ट। ज़्यादातर ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही किए जाते हैं, ऐसी समीक्षाएं लोग करते हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे वो मंत्री हो, या अपनी समीक्षा जब करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में करता है कि पिछली बातों को संग्रहित करके अपना निष्कर्ष देता है। लेकिन एक बात यह भी है, यद्यपि संभावना ये भी रहती है कि ऐसी समीक्षा किसी भी टेंस में हो सकती है, किसी भी टेंस में, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने आपको एक जनरलाइज्ड बताया, और इसे लिख दिया, हाउएवर देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट इवन इन अदर टेंसेज ऑल्सो, अन्य टेंस में भी ये समीक्षा संभव है। एंड एज सच, और ऐसी स्थिति में इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसको हम खारिज नहीं कर सकते कि अन्य टेंस में नहीं हो सकती। हम समझते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखो बेटे, ये किताबी ज्ञान नहीं, किताब में नहीं सब दिया है, मैंने अपने 29 वर्षों के अनुभव से वॉट एवर आई हैव कलेक्टेड, वॉट एवर आई हैव गार्नर्ड, आई एम एक्सप्रेसिंग बिफोर यू, आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने अनुभव प्रेक्षण के आधार पर किसी तथ्य निष्कर्ष के संबंध में समीक्षा करते हैं, अपनी राय देते हैं, और ऐसे मामलों में प्रिंसिपल क्लॉज वाले भाग में इट को हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। जो बाद वाला भाग होता है वो तथ्यगत
बात को लिए रहता है और दैट के कंजंक्शन के रूप में हम उसको प्रयोग करके उसको जोड़ देते हैं। सामान्य तौर पर ऐसी समीक्षा ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, लेकिन यद्यपि अन्य टेंस में भी होने की संभावना रहती है और इसीलिए ऐसी स्थिति में हम इसे खारिज नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं, अन्य टेंस में नहीं हो सकता। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, हमने पहचान बना दिया है। राम के संज्ञान में, राम की जानकारी में, मंत्री जी के संज्ञान में, प्रधानाचार्य के संज्ञान में, पिताजी के जानकारी में यह बात आई है कि अब की के बाद जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो हम आगे उल्लेख हमने कर दिया है। इसी आशय से टू द वेरी एक्सटेंट इट हैज़ कम टू, अब यहाँ पर व्यक्ति का उल्लेख हो सकता है टीचर्स नॉलेज, माई नॉलेज, हिज ऑब्जर्वेशन, या यहाँ पर कर सकते हैं अगर नाउन है तो इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द टीचर, इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ फादर। अगर कोई पॉजेसिव केस प्रोनाउन का होगा तो यहाँ माई लग जाएगा, हिज लग जाएगा, इतना तो आप जानते ही हैं। अगर व्यक्ति का उल्लेख होगा तो ऑफ के बाद लगेगा। अगर कोई सर्वनाम है, उसकी जानकारी में आया है, उनके जानकारी में आया है, तो यहाँ माई लग जाएगा, हिज लग जाएगा, ऑफ के बाद वाला हिस्सा ये वाला नहीं रहेगा। एनीवे, दैट के बाद जो तथ्यगत बात है हम उसका उल्लेख करते हैं। अब ये आपको ये सूत्र आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सारे सूत्र बेटे यू मस्ट पुट इट, यू मस्ट रिड्यूस इट टू राइटिंग, इसको लिख के रखें। इस वीडियो को सुनने से नहीं होगा, आप लिखें सारे नियमों को और उस पर 8-8, 10-10 वाक्य अपने आप बनाएं। वादा करता हूँ आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी। इट इज़ माई श्योर शॉट, इट इज़ माई गारंटी। इंग्लिश आप सीख लेंगे बशर्ते सारे सूत्रों पर अब 5-5, 6-6 वाक्य अपने आप बनाएं और देखिए प्रैक्टिकली आप कितना सफल होते हैं। मेरी जानकारी में आया है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब ये है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कंजंक्शन है, इट हैज़ कम टू माई नॉलेज। बहुत से लड़के स्कूल से भाग जाते हैं। लोग कहते हैं स्कूल कट कर दिया, कितना गलत बोलते हैं लोग। बंक करना तो कुछ हद तक सही है कि क्लास बंक कर दिया, लेकिन जो सही शब्द है, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं राजा 6, 7, 8, 9, 10, 11 के, उनको कहते हैं प्ले ट्रुआंट। प्ले ट्रुआंट माने होता है कि स्कूल को कट करके भाग जाना। देखिए, हमने आपको जानकारी के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको प्ले ट्रुआंट सिखा दिया है। आप इसका ही प्रयोग किया कीजिए। कट क्लास मत कहिए, आई कट द क्लास। क्लास को आप छुरी अस्तूरा से काट नहीं सकते। प्ले ट्रुआंट ही वर्ड है जो बताता है कि स्कूल से बच्चे भागते हैं तो उसको प्ले ट्रुआंट कहते हैं। तो इट हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट मेनी बॉयज़ प्ले ट्रुआंट। अब स्कूल का उल्लेख नहीं, लेकिन प्ले ट्रुआंट में ही स्कूल आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अधिकारियों को जानकारी हुई है कि लोग विद्युत की चोरी करते हैं। हमने जानबूझ के आपको एग्जाम्पल लिखा है, बहुत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक इम्पॉर्टेंस इसका है। दैनिक व्यवहार में आपको सीखना चाहिए। स्टील करना, चोरी सभी जानते हैं, लेकिन किसी कोष में से, किसी खजाने में से कुछ पैसा निकाल के रख लेना, कुछ विद्युत का कुछ भंडार अपने तरफ खींच लेना, कटिया मार के, उसको पिल्फर कहते हैं। कितनी बढ़िया जाबाज अंग्रेजी है। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि साहब, हम पैसे जो माता जी देती थी सब्जी उब्जी लाने के लिए, उसमें से पैसे चुरा के रख लेते थे। तो दैट इज़ नॉट स्टीलिंग। 100 रुपये दिया तो रोज़ 5-5 रुपया निकाल के बचा लिए, खुरचन कर लिया। वो खुरचन करना ही पिल्फर है। और इसी तरह बिजली में भी, अब इतने उसकी वोल्टेज करंट जा रही है, उसमें से आपने इतना निकाल लिया तो आप पिल्फर कर रहे हैं, यू आर नॉट स्टीलिंग। वो स्टील नहीं है। तो इट हैज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफिसर्स दैट पीपल टेक टू, किसी काम को ग्रहण करने ला, टेक टू ये इडियम है, टू पिल्फरेज ये नाउन फॉर्म है, ऑफ पावर सप्लाई। अब देखिए, जब चोरी की बात आई तो हमने आपको सारी चोरी लिख दी है। थीफ माने चोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे चोर होते हैं जो आदतन चोर होते हैं। हैं बहुत खाते पीते खानदान की, दावत में गए,
कार से गए हैं लेकिन आदत है तो चम्मच निकाल कर रख लिया जेब में, कोट के जेब में चम्मच रख लिया। अब इतने बड़े आदमी को चम्मच क्या देंगे, उनकी आदत है, दे आर एकस्टम टू इट। तो ऐसे चोर को हमारे यहाँ आईपीसी में ये वर्ड नहीं है, हमारे यहाँ आपके यहाँ थीफ दिया है, स्टील दिया है। लेकिन क्लेप्टोमैनियक वह आदमी जो आदतन चोर होता है उसको क्लेप्टोमैनियक कहते हैं। और इंग्लैंड के पीनल लॉ में, वहाँ दांडिक विधि में क्लेप्टोमैनियक का ही प्रयोग किया गया है, जो आदतन चोर होते हैं। अब देखिए, स्टील वर्ब हो गया चोरी करना, पिल्फर भी चोरी करना है लेकिन किसी कोष या भंडार से। खुरचन करना, ये खुरचन करना है बेटा। और स्टील से देखिए स्टेल्थ है तो चोरी, लेकिन ये स्टील और इसमें अंतर है। स्टेल्थ जैसे किसी कमरे में आप दबे पैर, चोर पैर जाते हैं तो वो कहते हैं स्टेल्थ मीन्स दबे पैर से चलना, स्टेल्थली। और जब एडवर्ब एल-वाई लग गया तो एडवर्ब बन जाता है। तो चोरी छुपे दबे पैर से, चोर पैर से, दबे पैर से कहीं जाने के लिए, जैसे ही केम स्टेल्थली। अब विलियम शेक्सपियर साहब ने मैकबेथ में कहा है कि लाइक टारक्वींस रेविशिंग स्ट्राइड्स वॉकिंग स्टेल्थली, दबे पैर से टारक्वीन के कमरे में घुस करके रेविश हर स्ट्राइड्स, उसकी इज्जत लूटने के आशय से रेविश वर्ड आया है। तो इस ढंग से आपको और आगे बताएंगे। नष्ट करने की बहुत अंग्रेज़ी है, डिफ्लावर है, रेविश है, रेवेज है, प्लंडर है, रून, आपको सब बताएंगे। हमको टेंस ख़त्म करने दीजिए।